हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह क्लास आईकम 12 के लिए होगा। आईकम 12 के सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर 1 शुरू किया था, जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था। इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक को हम लोग पिछले क्लास में कवर कर चुके हैं। आज हम लोग उसके नेक्स्ट टॉपिक जो रेस्ट है हमारा, उसे कवर करने वाले हैं। एक रोचक बात और है कि आज का यह क्लास थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं आज हम लोग उसे कवर करने वाले हैं, या ये कहें कि चैप्टर 1 को आज हम लोग समाप्त करने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट हैं जो आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगा, उस सभी पॉइंट्स को कवर करते हुए आज हम लोग चैप्टर 1 को ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा और बहुत ही इंटरेस्टेड होगा चैप्टर 1 से रिलेटेड पॉइंट्स को कवर करने के लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आप जानते ही हैं कि द विजन कॉमर्स यूट्यूब चैनल, अर्थात इस यूट्यूब चैनल पे आईकम बीकम यूजीसी नेट की तैयारी कराई जाती है। थोड़ा सा लेट होता था वीडियो आने में, लेकिन अब लेट नहीं होगा। इसीलिए हमने ये डिसीजन लिया है कि आज चैप्टर 1 को समाप्त ही कर दिया जाए, ताकि जल्द से जल्द हम लोग चैप्टर 2 शुरू कर लें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपके एग्ज़ाम आने तक हम सभी चैप्टर को कवर कर लेंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि इस वीडियो के समाप्ति में ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। तो आइए, जो रेस्ट पॉइंट बचा है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ताकि ये चैप्टर जल्द से जल्द समाप्त हो जाए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, नए जोश और नए जुनून के साथ। तो आइए देखते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है उसे। दोस्तों, तो हम लोग नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर 1 था, उसके बहुत सारे टॉपिक को हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। लास्ट में हम लोग जो इसका क्लास देखे थे उसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट लास्ट था, अर्थात नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के जो रिवेन्यू का सोर्सेज है उसे हम लोग देख रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला था सब्सक्रिप्शन अकाउंट। जैसे आप जानते ही हैं कि जो भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वो विभिन्न सोर्सेज से पैसे कलेक्ट करते हैं, जिस उद्देश्य के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया होता है। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन समाज हित के लिए बनाया जाता है, सामाजिक उत्थान के लिए बनाया जाता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने सदस्यों के उत्थान के लिए बनाया जाता है। तो ये जितने भी क्रियाकलाप करते हैं, जितने भी कार्य का संपादन करते हैं, उसमें इन्हें पैसे की आवश्यकता होती है, और ये पैसे विभिन्न सोर्सेज से इनको प्राप्त होता है। तो उसमें पहला था सब्सक्रिप्शन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका कैलकुलेशन करना पढ़ चुके हैं, तथा उससे रिलेटेड जितने भी टेक्निक थे, अकाउंटिंग टेक्निक, उस सबको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम उसके नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, इनकम ऑफ सोर्सेज जो है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का, उसके नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट इसका आता है डोनेशन, जिससे किसी भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को प्राप्त होता है पैसा, और वो अपने उद्देश्य के अनुरूप उसका प्रयोग करते हैं। तो ये डोनेशन आप समझ गए कि ये इनकम ऑफ सोर्स है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो इनकम के उद्देश्य से नहीं बनाया जाता है, लेकिन पैसा कलेक्ट करके वो अपने उद्देश्यों के पूर्ति के लिए अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य जरूर करते हैं। तो ये हमारा सेकेंड जो पॉइंट है, डोनेशन है, दान है। ये दान कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, ये मेनली 2 प्रकार के होते हैं,
एक पहला होता है स्पेशल डोनेशन, आप यहाँ देख सकते हैं। पहला होता है स्पेशल डोनेशन और दूसरा होता है जनरल डोनेशन। इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जितने भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको जो डोनेशन प्राप्त होता है वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त होता है, विशेष कार्य के पूर्ति के लिए डोनेशन प्राप्त होता है। जैसे स्कूल खोलना, पुस्तकालय खोलना, स्कूल का बिल्डिंग बनाना, स्पोर्ट्स क्लब बनाना। तो ये स्पेसिफिक वर्क एक जो रहता है, एक स्पेशल वर्क, स्पेशल टास्क के लिए जो डोनेशन प्राप्त होता है उसे हम लोग स्पेशल डोनेशन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पेशल डोनेशन कहते हैं। साथ ही साथ स्पेशल डोनेशन को हम लोग कैपिटल इनकम मानते हैं, पूंजीगत आय मानते हैं। जब हम इसे कैपिटल इनकम मानेंगे तो निश्चित रूप से यह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। इसे हम कहाँ रखेंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ बीएस, अर्थात बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग स्पेशल डोनेशन को रखेंगे। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, स्पेशल डोनेशन का अमाउंट या लार्ज हो या स्मॉल हो, हर परिस्थिति में वह कैपिटल इनकम ही माना जाएगा और उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही रखेंगे। तो ये स्पेशल डोनेशन हुआ जो किसी विशेष वर्क को पूरा करने के लिए प्राप्त होता है। इसका दूसरा जो पार्ट होगा जनरल डोनेशन। ये जनरल डोनेशन क्या है? तो ये जनरल डोनेशन दान का वह हिस्सा है जो किसी विशेष कार्यों के पूर्ति के लिए प्राप्त नहीं होता है, बल्कि सामान्य तौर पर जो भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें जो दान प्राप्त होता है उस तरह के दान को हम लोग जनरल डोनेशन कहते हैं। इसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है, ये हर वर्ष हर समय जनरल तरीके से प्राप्त होते हैं। तो इस तरह के डोनेशन जो विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नहीं दी जाती हो, अर्थात वो सामान्य जो दान है उसे हम लोग इनकम रिसिप्ट्स मानते हैं, आयगत प्राप्ति मानते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ उसी अमाउंट को रखते हैं जो आयगत प्राप्ति हो या इनकम रिसिप्ट्स हो, उसे ही हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में रखते हैं। यहाँ इसलिए हमने लिखा है जनरल डोनेशन, ये देख लीजिए यहाँ इनकम रिसिप्ट्स जो है यह इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अर्थात सीआर साइड में रखेंगे। तो इसको भी हम लोग दो भागों में बांटा है। कभी कभी क्या होगा कि जनरल डोनेशन का अमाउंट जो है वो स्मॉल होगा, तो इस परिस्थिति में इसे हम कहाँ रखेंगे? इसको इनकम रिसिप्ट्स मानते हुए इसको हम लोग कहाँ रखेंगे? इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और जब इसका अमाउंट बिग हो, लार्ज हो, उस परिस्थिति में इसे हम लोग कैपिटल रिसिप्ट्स मानेंगे या कैपिटल इनकम मानेंगे, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं आप। जब वो कैपिटल रिसिप्ट्स होगा तो उसे हम लोग कहाँ रखेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रखेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो इनकम रिसिप्ट्स हो उसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रखेंगे और जो कैपिटल रिसिप्ट्स हो उसे हम लोग कहाँ रखेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रखेंगे। तो ये जनरल डोनेशन को भी हम लोग दो पार्ट में देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो जनरल डोनेशन है इसे दो पार्ट में हम लोग कर सकते हैं। एक जिसका स्मॉल अमाउंट होगा उसे हम लोग इनकम रिसिप्ट्स मानेंगे और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सीआर साइड में डालेंगे, अर्थात इनकम साइड में डालेंगे। और दूसरा इसका जो पार्ट होगा वो लार्ज अमाउंट का होगा। जब जनरल डोनेशन लार्ज अमाउंट में रिसीव हो तो उसे हम लोग कैपिटल रिसिप्ट्स मानेंगे, कैपिटल इनकम मानेंगे और उस परिस्थिति में उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो ये हुआ। तो हम लोग ये जनरल डोनेशन को दो पार्ट में देखा है, जब लार्ज हो तो लायबिलिटी साइड में, स्मॉल हो तो इनकम साइड में। लेकिन स्पेशल डोनेशन या तो वो लार्ज हो या स्मॉल हो, वो हर परिस्थिति में लायबिलिटी साइड में ही जाएगा। तो ये हमारा डोनेशन का जो अकाउंटिंग ट्रिक है इसको ध्यान में रखना है। एंड थर्ड हमने डाला है लेगेसी। ये वसीयत है, इसे समझ लें हम लोग। इसमें भी ये दो पार्ट करके हम लोग देख सकते हैं। वसीयत जो लार्ज अमाउंट होगा, सेम कंडीशन, ये भी लायबिलिटी साइड में जाएगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बीएस, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा जब लार्ज अमाउंट होगा। जब स्मॉल अमाउंट होगा
तब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में जाएगा, अर्थात क्रेडिट साइड में जाएगा। इसे ध्यान में रखना है। तो ये लेजेंसी का भी ठीक सेम सिचुएशन होता है जो जनरल डोनेशन का होता है। फोर्थ में हमने रखा है इंट्रांस फी। ये प्रवेश शुल्क है, तो इसे समझना ज़रूरी है। इस पे बहुत सारा मत भिन्नता है। बहुत सारे अकाउंटेंट इस पे क्लियर ये नहीं हो पाते हैं कि इसे हम लोग किस तरह के इसको आय मानेंगे, ये इनकम रिसिप्ट्स होगा या कैपिटल रिसिप्ट्स होगा। बहुत सारे अकाउंटेंट जो है इसे इस आधार पर कि ये प्रति वर्ष प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे इनकम रिसिप्ट्स मानकर इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में रखते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे अकाउंटेंट हैं जिनका मत है कि इंट्रेंस फी को कैपिटल रिसिप्ट्स मानना चाहिए, और इस आधार पर वे क्या करते हैं, इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रखते हैं। तो ये एक जो पॉइंट है जिस पे बहुत सारे विद्वानों का मत एक नहीं है। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा मत क्या होगा, हम इसके साथ कैसा ट्रीटमेंट करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत सारा जो पॉइंट है ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन हमको किस तरह से दे रहा है। अगर वो कहेगा ये इनकम रिसिप्ट्स है तो फिर हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेंगे। अगर क्वेश्चन कहता है कि इंट्रेंस फी को कैपिटलाइज किया जाए या कैपिटल रिसिप्ट्स है तो फिर हम इसे कहाँ डालेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में डालेंगे। अब ये भी प्रश्न हो सकता है कि क्वेश्चन ये क्लियर ही नहीं करे कि ये किस तरह का रिसिप्ट्स है, ये इनकम रिसिप्ट्स है या कैपिटल रिसिप्ट्स है, तो उस परिस्थिति में हमारी जिम्मेदारी क्या होगी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। हो सकता है क्वेश्चन आपके सामने हो बट उसमें ये क्लियर नहीं हो कि ये इनकम रिसिप्ट्स है या कैपिटल रिसिप्ट्स है, तो वहाँ कंफ्यूज होने की बात नहीं है। वहाँ हम लोग इसे कैपिटल रिसिप्ट्स मानकर इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में डालेंगे, अगर कोई सूचना नहीं हो, कोई इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड क्वेश्चन में नहीं हो तो। ये आपको ध्यान में रखना है। ये हम लोग क्या करेंगे, जब कोई सूचना नहीं होगा तो हम लोग उसे क्या करेंगे, हम लोग उसे कैपिटल रिसिप्ट्स मानते हुए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में डाल देंगे। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है इंडोमेंट फंड। ये इंडोमेंट फंड, इसमें कुछ ये नहीं करना है। ये इंडोमेंट फंड किसी विशेष कार्य के लिए ही प्राप्त होता है, इसलिए इसे लायबिलिटी साइड में डालेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये इंडोमेंट फंड पे जो इंटरेस्ट होगा, इंडोमेंट फंड पे जो इंटरेस्ट प्राप्त होगा उसे हम लोग कहाँ डालेंगे, इनकम साइड में डालेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सीआर साइड में डालेंगे। तो ये मेरा इंडोमेंट फंड हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोगों का जो पॉइंट होगा वो सेल ऑफ ओल्ड एसेट। जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के पास ओल्ड एसेट होगा, अगर उसे सेल किया जाएगा तो उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होगा ये समझना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों जितने भी एसेट्स अगर कोई भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सेल करता है तो उसे हम लायबिलिटी साइड में ही डालेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही हम लोग उसे डालेंगे। तो ये क्लियर है, इस पे कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। इसमें हमने दो और पॉइंट ऐड किया है, जैसे जो भी हम ओल्ड एसेट्स सेल करते हैं, प्रॉपर्टीज बेचते हैं, तो उस पे दो सिचुएशन होगा, एक या तो प्रॉफिट देगा, सेकेंड या तो वो लॉस देगा। तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, तो ये समझना ज़रूरी है। दोस्तों जब सेलिंग करते समय अगर हमें प्रॉफिट होता है, जब सेल करते समय जब ओल्ड एसेट्स हम सेल करते हैं और प्रॉफिट होता है, यहाँ हमने डाल दिया है ये में, देखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, अर्थात ओल्ड एसेट्स को सेल करते समय जो प्रॉफिट होता है उसे हम क्या करेंगे, उसे हम इनकम साइड में डालेंगे, अर्थात इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सीआर साइड में डालेंगे। ये आप समझ लीजिए। नीचे हमने दिया है लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। अगर ओल्ड एसेट्स को सेल करते समय लॉस होता है तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, इसे
एक्सपेंडिचर साइड में डालेंगे, अर्थात इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कहाँ डालेंगे, डीआर साइड में डालेंगे। तो ये क्लियर हो गया कि हम लोग जो ओल्ड एसेट सेल करेंगे तो उसको हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में डालेंगे, और उस पर जो इनकम होगा, जो प्रॉफिट होगा, उसे हम कहाँ डालेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे, और जो लॉस होगा उसे हम लोग कहाँ डालेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में डालेंगे, अर्थात एक्सपेंडिचर साइड में डालेंगे। अब ये आपको ध्यान में रखना है, जो हम प्रॉफिट और लॉस की चर्चा कर रहे हैं उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ दो फार्मूला डाल रखा है, इसे आप देख लीजिए। प्रॉफिट इक्वल टू होगा SP माइनस CP। SP मीन्स सेलिंग प्राइस और CP मीन्स कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये सेलिंग प्राइस जिस पे हम सेल कर रहे हैं और कॉस्ट प्राइस जिस पे हमारा वो एसेट परचेज किया गया था। तो इस तरह से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और लॉस इक्वल टू हमने दिया है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो इस तरह से हम किसी भी एसेट्स का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं और उसे हम लोग संबंधित साइड में डाल सकते हैं। इससे रिलेटेड साइड में अगर प्रॉफिट आता है तो क्रेडिट साइड में जाएगा, और लॉस आता है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमने डाला है लाइफ मेंबरशिप फी। ये लाइफ मेंबरशिप फी क्या है, इसे समझ लेते हैं। तो जब कोई भी व्यक्ति किसी भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ टाइम मेंबरशिप लेते हैं तो उस मेंबरशिप के बदले वो फ़ी पेड करते हैं, और ये फ़ी मेंबर्स के द्वारा लाइफ में एक ही बार दिया जाता है, इसलिए इसे हम लोग कैपिटल रिसिप्ट्स मानते हैं या कैपिटल इनकम मानते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लाइफ मेंबरशिप फी को क्या मानेंगे, कैपिटल इनकम मानेंगे। और जब हम किसी भी मद को कैपिटल इनकम मान लेते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स मान लेते हैं, तो वो हमेशा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। कभी कभी प्रश्न में क्या होता है कि दिया रहता है कि 50% फी को कैपिटलाइज करना है, 50% फी को नहीं करना है। तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, अगर लाइफ मेंबरशिप फी का आधा अगर कैपिटल रिसिप्ट्स या कैपिटल इनकम माना जाता है तो आधे को हम कहाँ भेजेंगे, लायबिलिटी साइड में भेजेंगे, और आधे को हम लोग कहाँ डालेंगे, आधे को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में अर्थात इनकम साइड में डाल देंगे। तो ये लाइफ मेंबरशिप फी को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमने डाला है गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड असिस्टेंस। जो उसका अनुदान होगा या सहयोग जो होगा, गवर्नमेंट के द्वारा जो सहायता राशि प्राप्त होगा, उसके लिए जो हमारा रूल्स होगा उसे हम लोग इनकम रिसिप्ट्स मानते हैं, और इनकम रिसिप्ट्स मानते हुए हम लोग इसको इनकम साइड अर्थात इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे। इसे हम लोग इनकम रिसिप्ट्स क्यों मानते हैं ये भी समझ लीजिए। तो जो भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या इस तरह के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सामाजिक उत्थान में कार्य करते हैं, उनको सरकार से ग्रांट मिलती है या सहायता राशि मिलती है, जो सदैव मिलती रहती है। ये किसी भी फर्म के उस ऑर्गेनाइजेशन के जीवन काल में एक बार प्राप्त होने वाला पॉइंट नहीं है, एक बार प्राप्त होने वाला मद नहीं है, इसलिए ये बार बार प्राप्त होते रहता है। इसलिए हम लोग इसको क्या मानेंगे, इनकम रिसिप्ट्स मानेंगे। और जब ये इनकम रिसिप्ट्स होगा तो ये हमेशा इनकम साइड में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग का जो पॉइंट होगा सेल ऑफ, ये 10 होगा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में या कहीं भी ओल्ड न्यूज़पेपर जो सेल होगा उससे जो प्राप्त होगा उसे हम लोग कहाँ डालेंगे, इनकम साइड में डालेंगे, अर्थात इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग उसे डालेंगे, क्योंकि ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राप्ति है, ये प्रॉफिट है। इस तरह से हम यहाँ डालेंगे। परचेज ऑफ न्यूज़पेपर, जब ऑफिस में, कार्यालय में न्यूज़पेपर परचेज होता है तो वह एक्सपेंस है,
तो इसलिए उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के किस साइड में डालेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में डालेंगे, अर्थात DR साइड में डालेंगे। तो ये कुछ जो पॉइंट्स था, जो कुछ टॉपिक था जो इम्पोर्टेंट था, जिसके साथ हमारा ट्रीटमेंट कैसा होगा, हम उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, उसको किस खाते में डालेंगे, इसे हम लोग इस अलग अलग करके इसे हम लोग समझ लिए हैं। आप इसको नोट्स बनाने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप आसानी से इसका नोट्स बना सकें। साथ ही साथ हम लोग इसके नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको भी देखेंगे। दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, आप जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। इसे हम लोग समझते हैं, ये जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसके पास बहुत सारे ऐसे गुड्स होते हैं जो कंज्यूमेबल होते हैं, अर्थात उपभोगजन्य होते हैं, जैसे मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टेशनरी, ETC। इस तरह का बहुत सारा उनके पास गुड्स होता है जो वर्ष में उसका क्या किया जाता है, उपभोग किया जाता है। तो जब हम इसका अकाउंटिंग करते हैं, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उस पीरियड में अर्थात वर्ष के समाप्ति में सारे चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है और उसे संबंधित अकाउंट में पोस्टिंग किया जाता है। तो ये कंज्यूमेबल गुड्स है, इसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रखते हैं। तो जब तक इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए आपके आसानी के लिए हम लोग यहाँ एक चार्ट बना रखा है, इसे आप समझेंगे तो आसानी से आप कंज्यूमेबल गुड्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप बोर्ड पे देख रहे हैं, हमने यहाँ एक चार्ट बनाया है, ये पार्टिकुलर सेक्शन होगा, ये अमाउंट का सेक्शन होगा, इस आधार पे हम लोग बना सकते हैं। सबसे ऊपर हम लोग लिखेंगे पेमेंट मेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स। इस वर्ष के दौरान जो कंज्यूमेबल गुड्स के लिए पेमेंट किया गया है उसे हम लोग कहाँ रखेंगे, सबसे ऊपर रखेंगे, और उसमें हम लोग ऐड करेंगे इस ईयर से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है, और प्रीवियस एंड नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आइए इस फॉर्मेट को हम लोग समझते हैं। तो ये हमने डाला पेमेंट मेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स, ये जो करेंट ईयर से रिलेटेड जो पेमेंट होगा कंज्यूमेबल गुड्स को, उसको हम ऊपर डालेंगे और इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक। ये जो कंज्यूमेबल गुड्स है जिसका भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर उसका ओपनिंग स्टॉक होगा तो उसे हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं ओपनिंग स्टॉक को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और ये अमाउंट का सेक्शन है, यहाँ हम ओपनिंग स्टॉक के अमाउंट को डाल देंगे। और इसमें क्या ऐड करना है, सो देख लीजिए, एडवांस इन द बिगिनिंग, एडवांस इन द बिगिनिंग, और अमाउंट यहाँ रखेंगे। एडवांस इन द बिगिनिंग ऐड क्यों करेंगे, सो समझ लीजिए, जैसे फिनेंशियल ईयर का जब स्टार्टिंग होता है, जब यह बिगिनिंग पीरियड में आता है, और उस दौरान जब हम एडवांस पेड करते हैं तो वो इस करेंट ईयर से रिलेटेड होता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि यह एडवांस इस वर्ष के कंज्यूमेबल गुड्स के लिए दिया गया है, तो यह इस फिनेंशियल ईयर से रिलेटेड होगा, इसलिए इसे हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। तो एडवांस इन द बिगिनिंग, और अमाउंट जो इसका होगा वो यहाँ हम लोग डाल देंगे। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, देख लीजिए, ऐड क्रेडिटर्स एट द एंड। ये क्रेडिटर्स जो है, अर्थात जो जिसका उधार है इस संस्थान पे, अगर वो इंड का हो, अर्थात वो इस वर्ष से रिलेटेड है, इसका मतलब हुआ कि हमने कंज्यूमेबल गुड्स परचेज तो किया है लेकिन क्रेडिट पे परचेज किया है, उन्हें कैश पेमेंट नहीं किया है, अर्थात उन्हें हम पेमेंट आज न कल करेंगे। तो ये जब लास्ट में आता है तो यह समझना चाहिए कि यह इस फिनेंशियल ईयर से रिलेटेड होगा, तो इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्रेडिटर्स एट द एंड, अमाउंट यहाँ रखेंगे। अब ये ओपनिंग स्टॉक, एडवांस इन द बिगिनिंग, क्रेडिटर्स एट द एंड का जो तीनों का अमाउंट होगा उसे ऐड करके हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। आप ये देख लीजिए, अब ये जो फर्स्ट वाला अमाउंट है और इस तीनों को जो ऐड कर रहे हैं उसे हम प्लस करेंगे,
और इसे प्लस करने के बाद जो अमाउंट होगा हम यहाँ डाल देंगे, यहाँ डालेंगे। अब देखिए, अब हमने तो ऐड किया है इस ईयर से रिलेटेड जो उसका ट्रांजैक्शन है। अब क्या करेंगे, अब हम लेस करेंगे जो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है। तो उसमें कौन कौन आता है ये देख लीजिए। सबसे पहले हमने लिखा है लेस क्लोजिंग स्टॉक, जो फिनेंशियल ईयर में उपभोग हुआ, यूज हुआ और उसका जो मात्रा शेष रह गया वह नॉन कंज्यूमेबल हुआ, अर्थात उपभोग किया हुआ नहीं, ये शेष बचता है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो होगा इसको हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे और ये लेस क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट होगा यहाँ डाल देंगे। ये आप ध्यान रखेंगे, यहाँ डालेंगे। उसके बाद लेस एडवांस एट द एंड, एडवांस एट द एंड, ये एडवांस एट द एंड हम लोग लेस क्यों कर रहे हैं इसे समझ लेते हैं। तो जब हम फिनेंशियल ईयर के एंडिंग में जो एडवांस कर रहे हैं तो उस एडवांस से हम कंज्यूमेबल गुड्स किस वर्ष के लिए परचेज करेंगे, निश्चित रूप से नेक्स्ट वर्ष के लिए हम लोग परचेज करेंगे, क्योंकि वह एडवांस कब हो रहा है, एंड में हो रहा है और ये फिनेंशियल ईयर एंडिंग पॉइंट पे है। तो उस एडवांस का जो रिलेशन है वो करेंट ईयर से नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो एडवांस एट द एंड होगा उसके अमाउंट को हम लेस करेंगे, यहाँ रखेंगे। हम नीचे देखेंगे आप, लेस ओपनिंग क्रेडिटर्स, लेस ओपनिंग क्रेडिटर्स, ये क्या है इसे हम लोग समझ लेते हैं। लेस ओपनिंग क्रेडिटर्स, ये ओपनिंग क्रेडिटर्स क्या है इसे समझिए। जैसे इस फिनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में जो क्रेडिटर्स रह गया, अर्थात वो क्रेडिटर्स प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगा, क्योंकि क्रेडिटर्स का मतलब ही होता है कि जिनका उधार हम पे है। तो जब स्टार्टिंग में उधार है तो निश्चित रूप से यह किस वर्ष से रिलेटेड है, पिछले वर्ष से, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम लेस कर देंगे, ये आप स्पष्ट समझ लीजिए। तो ये लेस का ये अमाउंट होगा, ये अमाउंट होगा, इस तीनों अमाउंट को जोड़ने के बाद हम लेस का अमाउंट यहाँ रखेंगे। अब इस अमाउंट से जो ऐड किए हैं उसमें से इस लेस वाले अमाउंट को माइनस करेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसे हम यहाँ लिखेंगे, ये हमारा होगा कंज्यूमेबल गुड्स का वैल्यू। अब ये क्या होगा सो देख लीजिए, अमाउंट टू बी शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अर्थात ये जो अमाउंट आया ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो अमाउंट हम दिखाएंगे वो अमाउंट यहाँ आएगा। एक चीज़ और याद रखेंगे, ये क्या है, ये एक्सपेंस है, तो इसलिए इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के किस साइड में रखेंगे, एक्सपेंडिचर अकाउंट में रखेंगे, अर्थात डेबिट साइड में रखेंगे, डीआर करेंगे। ये आप स्पष्ट ध्यान में रखेंगे ताकि आपको जब ये कैलकुलेशन करना पड़े तो आपको कठिनाई की सामना नहीं करना पड़े। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस फॉर्मेट को आप याद रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए और इस फॉर्मेट को याद रखिएगा। तो किसी भी तरह का जो कंज्यूमेबल गुड्स होगा उसे कैलकुलेट करने में कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो स्टेशनरी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स मटेरियल हो, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का कंज्यूमेबल गुड्स हो, सारा का जो कैलकुलेशन होगा इसी फॉर्मेट में होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। हमने यहाँ एक और चीज़ डाल रखा है, ये समझिए इस चैप्टर का अंतिम पड़ाव है, लास्ट पॉइंट है। एक चीज़ और पढ़ेंगे जो स्टार्टिंग का बैलेंस शीट और एंडिंग का बैलेंस शीट, बस एक टॉपिक इस चैप्टर का बचा है, पहले इसे समझ लीजिए। जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो भी मुझे लगा कि आपसे पूछा जा सकता है या आपको जानना चाहिए, उन सभी टॉपिक को हमने इसमें रखा है। इस सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अकाउंटिंग में। तो आइए एक छोटा सा ये जो टॉपिक हमने डाला है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस का अमाउंट है। कभी कभी क्या होता है कि जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने सदस्यों का या फर्म से रिलेटेड इंश्योरेंस करवाते हैं।
तो ये इंश्योरेंस उस फर्म के लिए क्या है, उस फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो इसका हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, इसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये मस्ट होता है। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि आपका एक भी पॉइंट छूट नहीं जाए, इसलिए हमने सारे पॉइंट को यहाँ सजा रखा है। आप सारा वीडियो 1 से देखने का प्रयास करिएगा तो निश्चित रूप से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो आइए इसे हम समझते हैं दोस्तों। तो यहाँ हमने ये डाल रखा है अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस पेड एज पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और ये अमाउंट हम यहाँ रखेंगे। ये जो हमने जो फर्म इंश्योरेंस लिया है और वो इस वर्ष के लिए जो अमाउंट पेड कर रहा है इंश्योरेंस का, जो इसका जो प्रीमियम होगा, ये जो पेड कर रहा है, इस अमाउंट को हम यहाँ रखेंगे। अब नेक्स्ट है एड प्रीपेड पेड इन एडवांस इन द प्रीवियस ईयर, अर्थात जो पिछले वर्ष में हम लोग प्रीपेड पेड इन एडवांस, मतलब इस इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर कोई पेमेंट पिछले वर्ष एडवांस के लिए किए हैं या प्रीपेड किए हैं तो निश्चित रूप से वह किस वर्ष से रिलेटेड होगा, इस वर्ष से रिलेटेड होगा, करेंट ईयर से रिलेटेड होगा। तो उसे क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे। अब ये अमाउंट और ये अमाउंट ऐड करने के बाद यहाँ डालेंगे इसको और इसको प्लस करके। अब एक अमाउंट यहाँ लेस करना है, लेस प्रीपेड दिस ईयर। अगर प्रश्न में दिया हो इस वर्ष में प्रीपेड किया गया हो, अर्थात एडवांस पेड किया गया हो इंश्योरेंस प्रीमियम इस वर्ष, मतलब ड्यूरिंग द करेंट ईयर्स, तो वो क्या होगा, वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा। अगर इस तरह का परिस्थिति अगर बनता है या क्वेश्चन इस तरह का आता है तो हम क्या करेंगे, इस वर्ष में जो प्रीपेड किया गया है या एडवांस पेड किया गया है उस अमाउंट को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इस अमाउंट से इस अमाउंट को माइनस करने पर जो शेष बचता है, जो बैलेंस आता है, उसे हम यहाँ डालेंगे। और ये मेरा क्या होगा, अमाउंट चार्जेबल टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये कहाँ जाने वाला होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम का, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाने वाला होगा। तो ये क्लियर है, आप इसे समझ ले, कोई भी कठिनाई नहीं होगी अगर आप इस फॉर्मेट को अच्छी तरह से समझ लेंगे। दोस्तों हम बार बार कहते हैं, आप जो भी हमारे इस लेक्चर से सीखते हैं, पढ़ते हैं, या जो भी हम बोर्ड पे बनाते हैं, जो भी बोर्ड पे हम टॉपिक डालते हैं, उसका अपने नोटबुक में नोट्स ज़रूर बनाएं, ताकि वो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल होगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो निश्चित रूप से इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में कठिनाई होगी। तो इसलिए आप सभी वीडियो को क्रम से देखें और उसका नोट्स बनाएं, तभी आपके लिए ये क्लास बेनिफिट देगा, अर्थात तभी आप लाभान्वित होंगे, तभी आप कुछ सीख पाएंगे, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दोस्तों एक टॉपिक हमने और डाला है, कैलकुलेशन ऑफ करेंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। करेंट ईयर से रिलेटेड जो इसका एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, जो एक्सपेंस होगा, जो खर्च होगा, उसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे ये समझना बेहद ज़रूरी है। तो इसे आप समझेंगे, हमने यहाँ इसका भी चार्ट बना रखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पार्टिकुलर और अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट, आप इसे समझ लेंगे। ये कैलकुलेशन ऑफ करेंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे सैलरी हो गया या इस तरह का जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, उसका कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं जब आप इस फॉर्मेट को अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमने ऊपर क्या बनाया है, एक पार्टिकुलर सेक्शन होगा, अमाउंट होगा। इसको आप रफ के तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन जब आप अकाउंट पढ़ते हैं तो अकाउंट से रिलेटेड टेक्निक आपको पता होना चाहिए, और आप उसको व्यवस्थित ढंग से बनाएंगे तो निश्चित रूप से यह माना जाएगा कि आपको अकाउंट का नॉलेज है। अगर आप उसको विधिवत नहीं बनाते हैं तो यह माना जाएगा कि आपके पास अकाउंट का नॉलेज नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ इसको जो सजाया है, एक फॉर्मेट में सजाया है, तो आप समझ लीजिए ये पार्टिकुलर होगा और ये क्या होगा, अमाउंट होगा। अब इसमें हम क्या डालेंगे,
इसमें देख लीजिए टोटल सैलरीज पेड इन करेंट ईयर। करेंट ईयर में जो हमने सैलरी पेड किया है उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले डाल देंगे। उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले डाल देंगे। फिर ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ करेंट ईयर। करेंट ईयर से रिलेटेड जो आउटस्टैंडिंग है, अर्थात इस वर्ष में पेड करने वाला था लेकिन हम पेड नहीं कर पाए, वो आउटस्टैंडिंग रह गया। अर्थात ये कब है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ करेंट ईयर। जब इस वर्ष के समाप्ति में जो आउटस्टैंडिंग रहता है वो इस वर्ष से रिलेटेड होगा, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम ऐड कर देंगे। और फिर अब इसे ऐड करने के बाद ऊपर वाले अमाउंट में हम इसको क्या करेंगे, ऐड करके यहाँ दिखाएंगे। आप ये देख लीजिए, इस अमाउंट में इसे ऐड करेंगे और जो आएगा उसे हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ये जो अमाउंट है यहाँ हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से लेस करेंगे। लेस क्या होगा सो देख लीजिए। लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो आउटस्टैंडिंग बचा था वो इस ईयर से रिलेटेड तो होगा नहीं, तो इस ईयर से रिलेटेड नहीं होगा, इसलिए उसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये अमाउंट हमने इसीलिए लिखा है लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो होगा उसे हम इस अमाउंट से इसे क्या करेंगे, लेस करेंगे। और लेस करने के बाद इसे हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ डालेंगे। यहाँ लिखने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे। ये ऐड क्या होगा सो देख लीजिए। ऐड प्रीपेड सैलरी प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो प्रीपेड किया गया है, मतलब पिछले वर्ष अगर पेड कर दिया गया हो, जो प्रीपेड हो या जो एडवांस हो, तो वो क्या होगा, वो करेंट ईयर से रिलेटेड होगा। तो इसलिए ये क्या होगा, ये ऐड होगा। ये समझ लेंगे आप, ये क्या होगा, ऐड होगा। तो ये ऐड का अमाउंट होगा, हम यहाँ लिख देंगे। अब लेस होगा इसमें सो देख लीजिए। प्रीपेड सैलरीज ईयर बिलोंगिंग टू नेक्स्ट ईयर। अर्थात जो प्रीपेड या एडवांस सैलरी हो जो किस ईयर से बिलोंग करता हो, नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता हो, अर्थात वो इस ईयर से रिलेटेड नहीं हो, तो उसे हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। लेस करेंगे। अब ये जो अमाउंट था ये ऐड हो रहा है और ये क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। तो इस अमाउंट में इसे ऐड करेंगे, जितना आएगा इसे लेस करेंगे और जो अमाउंट बैलेंस बचता है उसे हम नीचे डालेंगे। ये कौन सा अमाउंट होगा, तो करेंट ईयर सैलरी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अर्थात इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में जाने वाला जो एक्सपेंस होगा वो ये होगा। तो इस तरह से आपने जो ये टॉपिक पढ़ा, ये महत्वपूर्ण टॉपिक, 3 महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सही से नहीं बना पाएंगे, और जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बना पाएंगे तो समझिए नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग टेक्निक है, जो भी अकाउंटिंग सिस्टम है, आप उसे नहीं समझ पाए। तो इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए और इसका नोट्स बनाइए ताकि इससे रिलेटेड प्रश्न सॉल्व करने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं हो। तो दोस्तों ये हमारा बहुत सारा जो टॉपिक हमने पिछले क्लास में भी पढ़े हैं उसे पहले समझने के बाद इसे देखिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाइए। दोस्तों अब हम लोग ये चैप्टर 1 के एंडिंग पॉइंट पे हैं। हमने जो बोर्ड पे ये टॉपिक डाला है ये लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उस पे वर्क करेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जितना भी थियोरेटिकल पॉइंट्स होगा इस चैप्टर का वो ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है उनमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और फाइनली बैलेंस शीट बनता है। तो कभी कभी क्या होगा कि आपको 2 बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। एक जो होगा वो ओपनिंग बैलेंस शीट होगा जो किसी भी फिनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में बनता है, और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट होगा जो किसी भी फिनेंशियल ईयर के एंडिंग में बनता है, लास्ट डेट पे बनता है। ये क्यों बनाया जाता है इसे भी हम लोग समझ लें।
ये इसलिए बनाया जाता है ताकि किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका तुलनात्मक अध्ययन हो सके कि ये किस फिनंशियल वर्ष में कितना का इंक्रीज किया है, कितना का डिक्रीज किया है। तो इसे जानने के लिए बैलेंस शीट जो क्लोजिंग होगा और जो ओपनिंग होगा दोनों बनाना ही आवश्यक हो जाता है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, हमारा ये टॉपिक होगा व्हेन बैलेंस शीट एट द बिगनिंग एंड एट द एंड आर टू बी प्रिपेयर्ड। जब हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना हो और जब हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना हो तो उस परिस्थिति में कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अगर इस पॉइंट्स को आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से आप बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, दोनों बैलेंस शीट नहीं बना पाएंगे। बैलेंस शीट को बनाने से पहले हमने जितना भी लेक्चर डाला है, जितना भी पॉइंट वाइज सभी लेक्चर अलग अलग है, प्लेलिस्ट में आप उसे देख सकते हैं। उसके बाद आप इसे समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगी और निश्चित रूप से सभी वीडियो अगर आप देखते हैं तो यह चैप्टर आपका 100% कंप्लीट होगा। सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिस वर्क बचेगा। आप इस थियोरेटिकल पॉइंट के माध्यम से आप सारे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, सभी आपसे आसानी से बन जाएगा। तो ये हमारा जो टॉपिक है क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्या कैलकुलेशन करना है, इस टॉपिक को हम लोग पॉइंट वाइज यहाँ पढ़ने वाले हैं। आप देख रहे हैं हमने यहाँ इसको 5 पॉइंट्स में डाल रखा है। इस 5 पॉइंट्स को अगर हम समझ लेंगे तो निश्चित रूप से ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने में हमें किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो आप ये समझ गए कि ये हमारा टॉपिक क्या है। ये टॉपिक क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड होगा कि किस मद के साथ, किस आइटम के साथ हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा, उसे हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हमने डाला है ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो कहाँ जाएगा वो देख लेते हैं। तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ मैंने यहाँ डाल रखा है ओपनिंग बैलेंस शीट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो हम किस बैलेंस शीट में डालेंगे, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं। और किस साइड में जाएगा तो एसेट साइड में जाएगा, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक करके, जिस तरह से प्रश्न में आपको दिया रहेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट है ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में डालेंगे, कैश एट बैंक या कैश एट बैंक या कैश इन हैंड करके। जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, कैश एट बैंक होगा तो कैश एट बैंक डालेंगे, कैश इन हैंड होगा तो कैश इन हैंड डालेंगे। किस में डालेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये ध्यान में रखना है। सेकेंड पॉइंट है हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। ये कहाँ जाएगा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो निश्चित रूप से ये इस फिनंशियल ईयर के लास्ट का बैलेंस है। तो ये हम कहाँ डालेंगे, ये आप यहाँ देख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालेंगे। जो फिनंशियल ईयर के लास्ट में हम बैलेंस शीट बनाने वाले होंगे उसमें इसे डालेंगे। और किस साइड में, एसेट साइड में, कैश बैलेंस, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, जो भी रहेगा क्वेश्चन में उस तरह से हम इसे डाल देंगे। तो ये मेरा सेकेंड पॉइंट होगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट जो उसका अमाउंट होगा उसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालेंगे, जो इस फिनंशियल ईयर से रिलेटेड होगा, जो लास्ट में बनेगा। तो ये हुआ। थर्ड पॉइंट यहाँ देख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये समझ लीजिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में या तो सरप्लस होता है या डिफिसिट होता है। तो इस दोनों को हम लोग अलग अलग समझेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये क्लोजिंग बैलेंस जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर का होगा तो कहाँ डालेंगे, ये देख लीजिए, इसे हम डालेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। जो फिनंशियल ईयर के लास्ट में जो बैलेंस शीट बनना होगा उस बैलेंस शीट में हम इसे डालेंगे। तो यहाँ इसको किस साइड में डालेंगे, तो यहाँ आप देख लीजिए, इसे हम कहाँ डालने वाले हैं, लायबिलिटी साइड में डालेंगे। ये आप
समझ लीजिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड में क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तब यहाँ दो सिचुएशन होता है, एक सिचुएशन होता है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो सरप्लस शो करे, दूसरा होगा वो डिफिसिट शो करे। तो इस परिस्थिति में क्या होगा सो देख लीजिए, हमने यहाँ इसको डाल रखा है इफ सरप्लस। जब सरप्लस होगा तो उसे हम क्या करेंगे, ऐड इन कैपिटल फंड। उसे क्या करेंगे, ऐड इन कैपिटल फंड। बैलेंस शीट में अगर कैपिटल फंड दिया रहेगा तो सरप्लस को हम कैपिटल फंड में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे लायबिलिटी साइड में। इफ डिफिसिट, अगर डिफिसिट रहे तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे, तो ये सिंपल है, जब सरप्लस हुआ तो ऐड करेंगे और डिफिसिट होगा तो कैपिटल फंड से उसको क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सरप्लस शो करता है तो उसे क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, और अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डिफिसिट शो कर रहा है तो उसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल फंड होगा उसमें से हम माइनस करके दिखाएंगे। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट होता है कंप्लीट। अब हम फोर्थ पॉइंट को देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट होगा। इसमें अगर इसे आप नहीं समझेंगे तो निश्चित रूप से कंफ्यूजन बना रहेगा, इसलिए इसे बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ देखिए, कंपैरिजन ऑफ डेबिट साइड आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विथ क्रेडिट साइड आइटम्स ऑफ रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट। ये डेबिट साइड का जो आइटम होगा किसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, उसका कंपैरिजन करेंगे क्रेडिट साइड आइटम्स ऑफ रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट। जो रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट है और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो उसके डेबिट का तुलना हम किससे करेंगे, डेबिट जो साइड का आइटम होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, उसका हम लोग कंपैरिजन करेंगे क्रेडिट साइड के आइटम्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का। आप ये समझ लीजिए, ये डेबिट साइड जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इसमें क्या आता है, डेबिट साइड में क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, और क्रेडिट साइड ऑफ आइटम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, तो इसमें क्रेडिट में क्या होता है, पेमेंट्स होता है। तो ये आप समझ गए। अब इसका कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो इसे हमने पॉइंट वाइज रखा है। तो ये देखिए, अगर हम इसका तुलना करेंगे, ये इसमें एक्सपेंडिचर आएगा और इसमें पेमेंट आएगा, तो इस दोनों का जब कंपैरिजन करेंगे, आप जानते हैं कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है कि कौन सा आइटम रिलेटेड ईयर से है, करेंट ईयर से है। उसमें जो भी रिसिप्ट्स होगा वो रिसिप्ट साइड में जाएगा और जो पेमेंट होगा वो पेमेंट साइड में जाएगा, चाहे वो इस ईयर से रिलेटेड हो या नहीं हो। तो निश्चित रूप से उसमें क्या होगा, वो प्रीवियस ईयर से भी रिलेटेड हो सकता है, नेक्स्ट ईयर से भी रिलेटेड हो सकता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ उसी पॉइंट्स को हम डालते हैं, उसी आइटम्स को डालते हैं जो करेंट ईयर से रिलेटेड हो। तो इसका कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो हमें इस ईयर का जो बैलेंस होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा, या जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगा वो फाइंड आउट होगा, या जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसलिए इसका कंपैरिजन करेंगे तभी हम बैलेंस शीट को बना सकते हैं। तो ये इसमें देख लीजिए, अगर इसका हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें क्या क्या प्राप्त होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर। इस ईयर में जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है वो हमें प्राप्त होता है। तो आप एक चीज़ समझ गए कि इस ईयर से रिलेटेड जो आउटस्टैंडिंग होगा वो इस ईयर का होगा। अब यहाँ देखिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर क्या है, इस वर्ष में एडवांस पेड हो गया, एडवांस जो है एक्सपेंस हो गया, तो निश्चित रूप से वो किस वर्ष के लिए होगा, वो नेक्स्ट वर्ष के लिए होगा। तो ये हमको जानकारी मिल जाएगा कंपैरिजन करने से। थर्ड यहाँ देख लीजिए, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। अगर हम इस दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हमको स्टॉक पता चल जाएगा किसका, कंज्यूमेबल आइटम का, जो उपभोगजन्य वस्तु होता है उसका हमें स्टॉक पता चलेगा। परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स, तो परचेज ऑफ एसेट्स जो है ये कंपैरिजन करने से हमें ये पता चलेगा। अगर ये पता चलता है तो हम आसानी से इसे संबंधित बैलेंस शीट में फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट ETC।
डिप्रिसिएशन भी हमें कंपैरिजन करने से पता चलेगा, और भी बहुत सारा मद हो सकता है, बहुत सारा आइटम हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ ETC डाल रखा है। आप ये देख लीजिए, जो हमने दिखाया सिर्फ वही नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे आइटम्स आपके सामने आ सकते हैं। तो इस तरह से आप कंपैरिजन करके उसका डिफरेंस निकाल सकते हैं, ताकि हम संबंधित बैलेंस शीट में उसे क्या कर सकें, पोस्टिंग कर सकें। दोस्तों एक और पॉइंट आप यहाँ देख सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ क्रेडिट साइड। ये देखिए, ये ठीक इससे डिफरेंट होगा। कंपैरिजन ऑफ क्रेडिट साइड आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड के आइटम का हम लोग कंपैरिजन करेंगे डेबिट साइड आइटम्स ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड का कंपैरिजन करेंगे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ये आप समझ रहे हैं, इसे हम कंपैरिजन करेंगे तो हमको क्या क्या पता चलेगा और उसका हम पोस्टिंग कैसे करेंगे, ये हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट हमने डाल रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पता चला किस वर्ष के लिए, प्रीवियस ईयर के लिए। मतलब ये पहले वर्ष का जो आउटस्टैंडिंग पता चलेगा तो हम उसे किस बैलेंस शीट में डालेंगे। निश्चित रूप से वह जब प्रीवियस ईयर का अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग है, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये ध्यान में रखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसे हम कहाँ डालेंगे, उसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट में डालेंगे। इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, इसे हम लोग देखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करेंट ईयर। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो करेंट ईयर से रिलेटेड है। तो इसे आप भली भांति समझ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग है बट वो किससे रिलेटेड है, करेंट ईयर से रिलेटेड है। तो उस परिस्थिति में इसे हम कहाँ डालेंगे, इसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालेंगे। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगा या जो प्रीवियस ईयर से आ रहा है, वही आइटम्स हम लोग कहाँ डालेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में डालेंगे। लेकिन जो करेंट ईयर से रिलेटेड होगा, जो इस वर्ष से जिस वर्ष में हम अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, जो फिनेंशियल ईयर के लिए हम अकाउंट बना रहे हैं, उसके एंडिंग में अगर बना रहे हैं तो उस बैलेंस शीट में हम उसी वर्ष से रिलेटेड जो भी आइटम है उसे हम लोग डालेंगे। तो निश्चित रूप से ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये करेंट ईयर का है, तो ये कहाँ जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। अर्थात हम इस फिनेंशियल ईयर के जो लास्ट में जो बैलेंस शीट बना रहे हैं उसमें जाएगा, क्योंकि यह किससे रिलेटेड है, करेंट ईयर से रिलेटेड है। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा ये पॉइंट है एडवांस रिसिप्ट्स इनकम। ये जब हम कुछ ऐसे आयगत प्राप्ति है जो एडवांस हो जाए, तो वो ये एडवांस जो प्राप्त हो रहा है इसी वर्ष में हो रहा है, ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये एडवांस है और ये एडवांस इस करेंट ईयर में आ रहा है। तो करेंट ईयर में जो एडवांस आता है वो आपका किस ईयर से रिलेटेड होगा, वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा। तो जब नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा तो उसे आप कहाँ डालिएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में इसे आप डाल देंगे, तो ये क्लियर होगा। ये एडवांस रिसिप्ट्स को हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं डालेंगे, ये हमारे ऊपर लायबिलिटीज है जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो इसे हम लोग कहाँ डालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में डाल देंगे। दोस्तों नेक्स्ट जो पॉइंट है सेल ऑफ एसेट इन करेंट ईयर। अगर हम ये कंपैरिजन ऑफ क्रेडिट साइड आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विद डेबिट साइड आइटम्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, अगर इससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, आप ये देख लीजिए क्रेडिट साइड आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं किससे, डेबिट साइड, जो डेबिट साइड में जो आइटम होगा वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का, उससे कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि करेंट ईयर में एसेट्स का सेल हुआ है, वो कितने एसेट्स का सेल हुआ है, उसका वैल्यू क्या है। तो ये कंपैरिजन से हमको ये पता चलेगा। जब तक ये पता नहीं चलेगा बैलेंस शीट सही से नहीं बना पाएंगे। तो क्या करना है, इसे ध्यान में रखना है। दोस्तों नेक्स्ट है
सम आइटम्स दैट आर कंसीडर्ड कैपिटल। कुछ ऐसे मद होंगे जिन्हें क्या किया जाएगा, कैपिटल मतलब पूंजीगत आय किया जाएगा, उसे पूंजीकृत किया जाएगा। कैपिटल उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंसीडर्ड कैपिटल, जिसे पूंजीगत माना गया हो, उसका भी कैलकुलेशन हम लोग इसके कंपैरिजन से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं और संबंधित बैलेंस शीट में हम इसका पोस्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड जो पॉइंट्स है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स बनाने में आपको सहूलियत मिले। तो इस तरह से अगर हम इस सभी पॉइंट्स को एकदम एकाग्रचित होकर देखते हैं, अगर इसका नोट्स बनाते हैं और बारी बारी से इसका हम लोग अनुसरण करते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड अगर आप अकाउंटिंग करेंगे तो आप कहीं भी फंसेंगे नहीं और निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से चैप्टर 1 का जो थियोरेटिकल पार्ट था वो समाप्त होता है। दोस्तों एक बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, आप हमने ये बहुत सारा वीडियो प्लेलिस्ट के माध्यम से आपके लिए इसमें डाल रखा है। ये आइकम 12 के लिए है और चैप्टर 1 को शुरू किए थे, तो इससे रिलेटेड प्लेलिस्ट बना है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो को देखें। निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि आप सभी वीडियो को देखे होंगे और नोट्स भी बनाए होंगे। तो जब तक आप पूरे वीडियो को क्रम से नहीं देखते हैं, उसका नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप लोग सभी वीडियो को देखिए और उसका वीडियो 1, 2, 3 करके क्रम से डाला गया है, तो उसका अनुसरण करते हुए आप वीडियो देखिए और उसका उसी तरह से नोट्स बनाइए। वो एक क्रम से आएगा और आप निश्चित रूप से इस पूरे थ्योरी को समझ पाएंगे। दोस्तों जब तक आप इसके थ्योरी को, जो अकाउंटिंग टेक्निक है, उसे आप नहीं समझते हैं तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम क्वेश्चन पे भी वर्क करेंगे। ये थियोरेटिकल पार्ट हमारा ख़त्म हुआ है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। निश्चित रूप से आप समझेंगे, लेकिन उससे पहले जितने भी वीडियो डाला गया है उसे देखिए और उसका नोट्स तैयार करिए ताकि आप आसानी से इस चैप्टर को समझ सकें। दोस्तों हमने स्टार्टिंग में ही नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था और उसका जो अकाउंटिंग टेक्निक है उससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स को हम लोग पॉइंट वाइज देख चुके हैं। अब क्या करना है, अब रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखना है, बैलेंस शीट ये हम लोग जब ओपनिंग भी बनाना हो और क्लोजिंग भी बनाना हो तो उसमें हम लोग इस टेक्निक का प्रयोग करेंगे। ये जितने भी मद है इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों आज इस तरह से ये जो चैप्टर 1 था ये समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जो पार्टनरशिप से रिलेटेड होगा। उसको भी हम लोग पार्ट करके जितना भी पार्टनरशिप फर्म का पढ़ेंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ये सभी जो भी उसका खंड होगा, जो भी सेक्शन होगा, उसको हम लोग पार्ट वाइज करके पढ़ेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जो ये तैयारी कर रहे हैं ये क्रम से हो और जितने भी लेक्चर आ रहा है आपके लिए उसे देखिए और संबंधित बुक से उसके क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस करने का आप प्रयास करिए। तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी 100% हो जाएगी, इसमें दो राय की बात नहीं है। एक बार और इसको आप देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिए हैं तो ले लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और एक विधिवत उसका जो होता है क्रम से कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे सेकेंड चैप्टर के लिए और हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम तक सारे जो भी इसमें चैप्टर है उसे कवर कर लिया जाए ताकि आप एग्ज़ाम देने जाए तो आपको किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हो। दोस्तों हम समझ रहे हैं कि वीडियो डालने में हमें थोड़ा सा लेट होता था, अब नहीं होगा क्योंकि मेरा जो पर्सनल वर्क था या हम जिस वर्क में है वो थोड़ा बहुत कम चुका है, तो अब लेट नहीं होगा, अब कंटिन्यूटी बनी रहेगी।
आप लोग निश्चिंत रहें और हमारे इस चैनल पे आप अपना तैयारी जारी रखें। अब आपके साथ किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। हम रेगुलर वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, लास्ट में एक बात आपको बताना चाहेंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगता है। आप कमेंट करके हमें इसकी जानकारी ज़रूर दें, ताकि हम समझ पाएँ कि हम आपके लिए कितने हेल्पफुल हो रहे हैं या हमारा मेहनत ऐसे ही बर्बाद जा रहा है। तो ये हमें जानने की हार्दिक इच्छा है। तो आप लोग अगर हमारे इस वीडियो को लाइक करते हैं या आप हमारे इस वीडियो से सीखते हैं, तो इसकी जानकारी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर पहुँचाएँ। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका नोट्स या आपके द्वारा बनाया गया क्वेश्चन को हम देखें, तो आप इसके लिए हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद फेसबुक का भी लिंक हमने डाल रखा है, फेसबुक ग्रुप जो द विजन कॉमर्स के नाम से है। आप उससे भी जुड़ सकते हैं और उसके माध्यम से आप हम तक अपना नोट्स या आपके द्वारा सॉल्व किए गए क्वेश्चन भेज सकते हैं और हम उस पर देखकर उस पर जो प्रतिक्रिया होगा मैं वापस ज़रूर करूँगा, निश्चित रूप से करूँगा। दोस्तों, मैं एक और बात बताना चाहूँगा। मैं आपके बड़े भाई के समान हूँ, तो निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि हमसे जहाँ तक हो आपके लिए हम हेल्पफुल साबित हो, आपको हम हेल्प करें। यही एक उद्देश्य है कि मैं आपके लिए निःशुल्क इस चैनल पे सभी क्लास का आईकम बीकॉम यूजीसी नेट का वीडियो डालने का प्रयास कर रहा हूँ। निश्चित रूप से आप लोगों का भी सहयोग मिला है, आप लोगों का भी प्यार मिला है और हमें उम्मीद है कि ये आगे भी मिलते रहेगा। तो आज का ये जो लेक्चर है यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए जोश और नए जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।